Welcome to Big Basket Now presents the RCB podcast. If the current era of Indian sports would be documented and remembered decades later, one man would sit right at the top on the list of the biggest achievers and trendsetters in Indian sports. The fact that it's not a cricketer makes it an even more fascinating story to listen to. I have with me an icon of Indian sports, the man who put Indian athletics on the global map, the javelin man of India, नीरज चोपड़ा. वेलकम टू द आरसीबी पॉडकास्ट. कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया. आप कैसे हैं? बढ़िया. और आपको देखकर और भी खुश हो रहे हैं और सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो भी एक्साइटेड हैं. बताइए, आपका बीस्ट मेंटालिटी कहाँ से आता है? एक स्पोर्ट में नंबर 1 प्राप्त होना और उसके बाद नंबर 1 स्पॉट प्राप्त होने के बाद वहां डटे रहना, इट्स नॉट एन इजी टास्क. सबसे पहले तो जो आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे उनको नमस्कार. मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस जगह से मैं निकला हूँ, गांव से और ऐसे बैकग्राउंड से, वहाँ पे हमेशा ही अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना और हार्ड वर्क जैसे खेती करना, ये सब चीज़ें वहीं से सीखी हैं. और थोड़ा अगर हमको कुछ करना है बड़ा और वहाँ पे बने रहना है तो थोड़ा सा तो जिद टाइप होनी चाहिए हमारे अंदर कि नहीं ये करना है और जब तक नहीं होगा हम मेहनत करते रहेंगे. और पॉजिटिव माइंडसेट, तो बस खुद पे बिलीव करके वो चीज़ लेके चल रहा हूँ. और जब भी जैसे सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था टोक्यो का था, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि शायद से अब नहीं हो पाएगा या नीरज इसके बाद क्या है, तो मेरे माइंड में एक बार भी ये नहीं आया कि नहीं यार अब टोक्यो हो गया है तो मुझे रिलैक्स हो जाना चाहिए. बल्कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ. अगर मैंने ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया है तो मैं कुछ भी बड़े कॉम्पिटिशन्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या फिर दोबारा से अपने आप को वहाँ पे लेके आ सकता हूँ, इससे भी ऊपर कर सकता हूँ. तो वो चीज़ मैंने फील की और वही माइंडसेट के साथ मैं हमेशा अभी तक कम्पीट कर रहा हूँ. और अभी भी मुझे लगता है कि बेस्ट आना अभी बाकी है. तो वो माइंडसेट के साथ मैं चल रहा हूँ और वही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम करने में, कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो वही माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे बेस्ट होना है इस चीज़ में. तो वो चीज़ें हैं. देश के शिखर पर बैठकर कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है कि नंबर 1 पोजीशन पे आप हो और जो कोई भी आपको देखता है और आपसे बात करता है, एक गर्व से बात करते हैं, इसके बारे में कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है. जिस तरीके से जो काम मैंने शुरू किया, जो गेम मैंने शुरू किया, वो मेरी पहचान आज. मुझे मेरे नाम से जानते हैं तो सिर्फ जेवलिन की वजह से या मेरे स्पोर्ट की वजह से, जो मैंने कंट्री के लिए किया, मेडल्स जीते, तो बिल्कुल उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और बहुत ही प्राउड फील होता है जब कभी भी लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ होते हैं और पेरेंट्स हमेशा ये बात बोलते हैं कि नहीं हमें भी अपने बच्चों को स्पोर्ट में डालना है, जैसे आप मेडल जीत रहे हैं आपकी तरह ये भी मेडल जीते. तो वो चीज़ सुन के इतना मज़ा आता है और यही चीज़ें हमको मोटिवेट करती है कि हमारे लोग इतना बिलीव कर रहे हैं. या कभी भी मैं खेलता हूँ तो उनको पता होता है कि नहीं नीरज जीतने वाला है, तो वो बिलीव है जो उनका मेरे ऊपर, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकता हूँ. तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है. और ऐसी चीज़ें सुनने में मिलती हैं खुद के बारे में तो और अच्छा फील होता है कि हाँ हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, अपने देश को वापस क्या दे सकते हैं. और इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि बिल्कुल आप जैवलिन के बारे में और बात करें लोगों को और उसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझाएं. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम उस जगह पे आए हैं कि हमारी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमको बिल्कुल वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि अपने जैसे ट्रेनिंग है उसके बीच में, जैसे अभी मैं इंडिया में आया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी टाइम मुझे मिले मैं स्कूल में जाऊँ, मैं बच्चों को जो छोटे छोटे ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े ग्राउंड पे जाऊँ, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी स्टार्ट किया है उन बच्चों से मिलूँ, स्कूल में जाऊँ बच्चों को मिलूँ, टीचर्स को या पेरेंट्स को ये चीज़ बता पाए थोड़ा सा भी कि किस तरीके से जेवलिन कैसा इवेंट है, एथलेटिक्स क्या चीज़ है, कैसा कंपटीशन है वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड के अंदर. तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा काम है. और अगर हमें वो मौका मिला है कि हम ये लोगों तक पहुंचा सके अपनी आवाज़ को, तो वो करना चाहिए. बस यही बोलना है,
यही तुम्हारा ऐड? That's it. सही है यार। Now delivering in 10 minutes. कुछ चीज या कोई लोग हैं जिसको आप अपने सफलता का श्रेय देना पसंद करेंगे? फैमिली मेंबर्स हो, कोच हो, आपकी बिल्कुल। मेंटालिटी या आपका ट्रेनिंग, आपके जीन्स? नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो आपको शुरुआत करने में हेल्प करे, जैसे मेरी फैमिली है, छोटे अंकल हैं, उन्होंने मुझे स्पोर्ट में जाने में, ग्राउंड में जाने में हेल्प की। तो वही होता है कि कोई उंगली पकड़ के आपको वहाँ तक ले जाए, बाकी का काम हमारा होता है। तो मैं जब स्टेडियम में गया तो वही मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा पॉइंट था मेरी लाइफ का, स्पोर्टिंग कैरियर में एंट्री करने का। तो बिल्कुल जो छोटे चाचा हैं उनको हमेशा से ही था कि कोई ना कोई हमारी फैमिली से स्पोर्ट में जाए, तो हम मुझे लेके गए। और जिस तरीके से शुरुआत हुई मेरे स्पोर्टिंग कैरियर की, वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि मुझे अपने कैरियर से लगता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब मैंने जेवलिन शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, या जेवलिन क्या स्पोर्ट है। तो ऐसी चीज़ें देख के, और अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जो सबसे बड़े ड्रीम थे मेरे, जो एक एथलीट के लिए होते हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीतना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, या कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वो सभी अब जीत के ऐसा लगता है कि यार जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं सोचा था कि शायद से मैं ओलंपिक तक पहुंचूंगा, या इतना बड़ा ड्रीम था ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे उसको पैशन के साथ करते गए और चीज़ें बदलती गई, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही। तो सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी फाइनली 10 से 12 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो बिल्कुल अपनी जर्नी से ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बस जो भी काम करो दिल से करो, उसमें अपना 100% दो, उसको प्रायोरिटी रखो, और बिल्कुल सबके साथ रिस्पेक्ट से रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो मैं तो लकी मानता हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स में अपने आप को मैं लेके आया स्पोर्ट में, और फैमिली ने हेल्प की, और जिस तरीके से अभी चल रहा है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो यही बात बोलूँगा कि पैशन के साथ करो और पेशेंस रखो, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपने एशियन गेम्स के बारे में जिक्र की। एशियन गेम्स में पहला थ्रो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और हम लोग ऑडियंस देख रहे थे और जी। हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत गुस्से में थे ऑडियंस। और उस समय मैं भी था। आपके माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त, नीरज? वो क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। जैसे जब मैंने थ्रो किया तो जो नेक्स्ट थ्रोअर है तो उसको वहाँ पे स्टॉप के लिए वहाँ पे रख देते हैं कि अभी थ्रो नहीं करना है। तो मेरे से नेक्स्ट थ्रोअर ने वो थ्रो कर दिया फिर भी। तो जो मेरा थ्रो था उसको जब मेजर कर रहे थे तो वो भाग के जहाँ पे उसका जेवलिन लैंड हुआ वहाँ पे आ गए। तो वो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो गया था। फिर वो जहाँ पे मेरा थ्रो था वो मिला नहीं उनको। 15-20 मिनट तक कंपटीशन रुका रहा। काफ़ी दिक्कतें आई उनके साथ। बार बार मैं बात कर रहा था, तो एक माइंडसेट जो लेके गया था मैं स्टेडियम के अंदर, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। और सबसे बड़ी बात थी कि सीजन एंड कंपटीशन था, लास्ट कंपटीशन था, और इस सीजन में जो प्रॉब्लम्स आई थी, इंजरी आई, और मेरी ट्रेनिंग बीच में रुक गई, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो माइंड में आ रही थी कि यार तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है, अभी लास्ट कंपटीशन है साल का, और ये सब कुछ हो रहा है। और वो थ्रो भी बहुत अच्छा था, ओवर 88 मीटर था। तो काफ़ी देर तक उनसे बहस करने के बाद वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यही सोचा कि कोई बात नहीं यार, होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर थ्रो नहीं लग रहा था। फिर जिस तरीके से एक कंपटीशन मोड होता है वो मैंने उस दिन अपने अंदर फील किया जब किशोर कुमार जैना ने वो थ्रो लगाई 86 प्लस। तभी एकदम मुझे भी लगा कि नहीं यार, मतलब अभी भी है, गुंजाइश है, करना है अच्छा। और फिर वो थ्रो जो 88.88 मीटर का निकला, तो वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उस दिन जिस जो मेरी बॉडी सिचुएशन थी, जिस तरीके से जितनी मेरी फिटनेस थी, वो थ्रो बहुत बड़ा था। उस एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ जाऊंगा, उसी माइंड के सेट के साथ मैं अगर मैं जाऊंगा तो कितना अच्छा हो सकता है। तो माइंडसेट मुझे फील हुआ कि वहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बड़ी जगह पे कहीं पे खेल रहे हो, प्रेशर के बीच में, आपका माइंड पॉजिटिव है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो उस दिन मैंने फील किया, और आने वाले टाइम में वो मुझे हेल्प करेगा। तो माइंड में सब भूल के रिफ्रेश करके फिर से जीतने का मेंटालिटी ला दी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरी थ्रो नहीं लगेगी। इतनी 84 मीटर तक लगी थी शायद से, उससे ऊपर मुझे लग रहा था कि क्या पता ना लगे, या बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे
पर्सनली उस दिन ऐसा फील हुआ कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि आप जब भी फील करते हो कि नहीं, वीकनेस फील करते हो या आपको लगता है कि शायद से 100% दे दिया, फिर भी बहुत कुछ अंदर होता है। अगर आप डीपली उस चीज को फील करो, बहुत कुछ आगे करने के लिए हमारे अंदर बहुत गुंजाइश होती है। तो वो चीज हमको समझनी है खुद के बारे में। तो उस दिन मैंने वो समझा, वो चीज फील की मैंने। उसी टाइम जब जेना ने थ्रो किया तो अंदर से एकदम, या तो सब कुछ ठंडी हवा चल रही थी, मैं ठंडा था, एकदम पसीने आने शुरू हो गए और वो बॉडी में वो आया कि नहीं यार करना है। तो वो मुझे लगता है कि अपने अंदर को डीपली अपने आप को समझो कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव करो। तो वो ज्यादा जरूरी मेंटालिटी है। भी इतनी मायने रखता है। बिल्कुल, बहुत वो ज्यादा। आपने समझा। और क्या थ्रोज डाले आपने और किशोर जी ने? हाँ जी, बहुत ही मजा आया कि ऐसा पहली बार हुआ था कि ऐसे एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आप देखोगे तो बेस्ट 6 में हम 3 थ्रोअर थे इंडिया से। पहली बार हुआ है कि हम ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं किसी स्पोर्ट को, एथलेटिक्स जैसे गेम में, ऐसे एक इवेंट को। तो वो मजा आ रहा है देख के कि यार कब ऐसे शुरू किया था कि लोगों को बताना पड़ता था कि जेवलिन क्या चीज़ है, और अब ऐसा है कि हम वर्ल्ड में लोग जानते हैं कि जेवलिन कहाँ तक पहुँच गया है। तो वो चीज़ देख के कि जो काम मैंने शुरू किया था वो आज कहाँ तक पहुँच गया, जो गेम मैंने शुरू किया था उसका क्या लेवल हो गया है और इतने अच्छे एथलीट्स आ गए हैं, तो वो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप जीत के बारे में अब बात कर रहे हैं तो हमें उस मोमेंट के बारे में बताइए, टोक्यो ओलंपिक्स में जब आपने पोडियम में मेडल रिसीव करने के लिए आप रेडी थे हाँ और जी। नेशनल एंथम बजने लगता है। वो मुझे लगता है कि एक एथलीट की बहुत ही प्रेशियस और मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत सबसे ज़बरदस्त मोमेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसा रास्ता रहा यहाँ तक पहुँचने का, और मेडल जब गले में आता है तो वो फीलिंग ही अलग है। और जब नेशनल एंथम बजता है, लोग पूरा स्टेडियम खड़ा होकर हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करता है और सभी तिरंगे की तरफ देख रहे होते हैं, तिरंगा ऊपर जा रहा होता है। तो वो मोमेंट तो मतलब वो जो थोड़ा सा टाइम होता है वो अलग ही लेवल का। उस टाइम पे रोंगटे खड़े रहते हैं, तो ऐसा फील होता है उस टाइम पे कि नहीं यार कुछ किया है, कंट्री के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है। तो वो मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा टाइम होता है। सबसे बड़ा स्टेज है और आपने प्रूव कर दिया नीरज जी। कि इतने सालों का ट्रेनिंग और सफलता प्राप्त की आपने। तो उसके साथ बहुत सारा फेम भी मिलता है। तो क्या आप फेम से यूज टू है उस तरह का अटेंशन के साथ, और या मुझे कुछ कभी-कभी- एडजस्ट करना पड़ा? मुझे कभी कभी लगता है कि शायद से मैं वो चीज़ फील ही नहीं कर पाता फेम वाली। मैं शायद से काफ़ी बार लोगों के बीच में, जब ऐसे लोग गांव के लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं अपने आप को पुराना जैसे मैं होता था गांव में वैसा ही देख पाता हूँ। मतलब मन में होता ही नहीं है कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है। वो सब सोचने बैठूं तब पता लगता है कि हाँ यार ये मेडल जीत लिया है या ये हो गया है, अब लोग जानते हैं इतने सारे। वो जब दिमाग में आती है जब सोचता हूँ अरे यार सच में ये चीज़ भी हो गई है। लेकिन जो मज़ा लोगों के बीच में आता है, जो अपने आप को नेचुरल फील करने में, शायद से वो बहुत टफ होता है अभी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब अपने आप को ऐसा फील कर पाते हैं जैसे पहले होते थे। गांव में लोगों के साथ बैठता हूँ, बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ जो बैठे रहते हैं, उनके मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ के बात करने में। तो वो नेचुरल जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग और जो एक इंसान के तौर पे जो फील कर पाता मैं वहाँ पे, वो बहुत बेस्ट है। और बिल्कुल लोग जानने लगे हैं और ये चीज़ धीरे धीरे कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की, और ज़रूरी भी है क्योंकि सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते। लोग जानने लगे हैं तो जहाँ पे भी जाएंगे लोग बातें भी करेंगे, फोटोज़ लेना भी चाहेंगे, या क्या पता कहीं कहीं जगह पे मार्केट में गए तो भीड़ भी हो जाती है। तो ये चीज़ हैं जो कि धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं यार कुछ चेंज हो गया है। तो मैं थोड़ा सा बैलेंस तो बना के रखता हूँ। बस यही बोलना है, यही तुम्हारा ऐड? That's it. सही है यार। Now delivering in 10 minutes. Right. इसीलिए तो कहते हैं कि नीरज चोपड़ा is someone who's reached for the stars, who's reached the stars and still keeps his feet grounded to the floor. और इतने ही humble आप जाने जाते हैं। उसके साथ अभी हम
ग्रास रूट स्पोर्ट्स लेवल के बारे में कुछ बात करते हैं। जी। ग्रास रूट स्पोर्ट्स जब आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि ज़्यादा बढ़ावा मिले, कि लोग और स्पोर्ट्स की तरफ अटेंशन करके उसे और ज़्यादा सीरियसली ले? सबसे पहले तो जी मैं यही बताता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेशन हैं तो वो यहाँ पे आएँ। गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रहा है, हर जगह पे वो स्टेडियम्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो स्टेडियम्स जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास छोटे-छोटे गाँव के आस-पास, ताकि बच्चे वहाँ पे ट्रेन कर सकें, कोचेज़ वहाँ पे होंगे अच्छे तरीके से सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने दबे-दबाए रह जाते हैं स्टेडियम्स ना होने की वजह से। काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते क्योंकि स्टेडियम्स दूर होते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर सकते। तो अगर स्टेडियम होंगे गाँव के आस-पास तो बिल्कुल वो जा सकते हैं खेलने, शायद से वो चुन भी सकते हैं कि मुझे ये स्पोर्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अब जिस तरीके से खेलो इंडिया या ऐसी ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म मिले कुछ कम्पीट करने के लिए। तो वो बच्चों को मिलता है और ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलेंगी और आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में आ सकें, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वो चीज़ें ये बदलाव अगर आते हैं इंडिया में, तो पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, पेरेंट्स के मन में ये आएगा कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ खेलना है। ना केवल बच्चे के लिए, अगर पेरेंट्स स्पोर्ट्स को पसंद करेंगे, तो वो स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, डीपली उस चीज़ को फ़ील करेंगे। स्पोर्ट कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ़ में, खेलना-कूदना कितना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, स्पोर्ट को सिर्फ़ मेडल के तरीके से ही मत देखो, उसको अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा मानो। एक लाइफस्टाइल हाँ, मान लो। कि हमको फिट रहना है। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम फिट होंगे तो हम उसको डबल एनर्जी के साथ, ट्रिपल एनर्जी के साथ करेंगे अगर हम कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो। और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। तो वो उसको अपना लाइफ़स्टाइल बनाओ, तो वो बिल्कुल अपने बच्चों को भी हेल्प कर पाएँगे फिर। तो ये चेंजेस ज़रूरी हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम्स बने, कोचेज़ वहाँ पे हों। दूसरी बात कॉम्पिटिशन्स और ज़्यादा हों इंडिया में, अच्छे तरीके से हों और बच्चों को वो चीज़ फ़ील हो पाए कि हाँ, हमने ये जीता है, तो देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, हमको मेडल मिला है या हमको और ज़्यादा सुविधाएँ मिली हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चेंजेज़ आ सकते हैं और बाकी तो जो स्पॉन्सर्स हैं अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट है, रिलायंस है, गो स्पोर्ट, ओजीक्यू, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी कि स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये अगर होता है तो हमारा भी बहुत तगड़ा नाम होगा वर्ल्ड में कि हाँ, इंडिया भी स्पोर्ट में कुछ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इंडिया स्पोर्ट सीरियसली लेने लगा है? जैसे आपने कहा कि मेडल जीतने के लिए नहीं, पर इसे लाइफस्टाइल मानने के जी। लिए लोगों को उठ के कसरत करनी होगी, जस्ट जनरली प्रैक्टिस करनी होगी। क्या लगता है कि हम उसके करीब हैं, पहुंच रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी उतना शायद से नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि स्पोर्ट्स को उस तरीके से शायद अभी इतना फॉलो नहीं किया जाता है इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल प्रॉब्लम्स भी हैं, सभी अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो वो चेंज बहुत लेट आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्प्रूव तो हुआ है, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद लोग देखने लगे हैं ओलंपिक स्पोर्ट को भी, और जिस तरीके से लोगों ने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के टोक्यो ओलंपिक्स को देखा था, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ गया ऑलरेडी और बच्चों में भी चेंज आया है कि नहीं हमको स्पोर्ट करना है। और जो एक मेंटलिटी होती थी स्पोर्ट्स के बारे में कि नहीं खेलना कूदना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो खेल कूद को ऐसे देखते थे कि नहीं शायद से ये अपना जो दूसरा काम है पढ़ाई को उसको बर्बाद कर रहा है, अपने कैरियर को ख़राब कर रहा है, खेल कूद में रहता है और कोई काम करता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम खेल कूद रहे हैं तो दूसरी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकते। अब जैसे यूएस में हम जाते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, और जो यूरोप में जैसे स्कूलिंग है वो स्पोर्ट को भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है और साथ में पढ़ाई को भी। तो हम फिजिकली मेंटली भी टफ होते हैं स्पोर्ट्स के साथ। जो अगर हम ओलंपिक्स की डिटेल्स निकाल के देखें, जो यूएस के एथलीट्स आते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेजेस के। हम्म। तो स्कूल कॉलेजेस ये भी बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए। पेरेंट्स का और ज़्यादा इंटरेस्ट बनना चाहिए स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का नज़रिया बदलना चाहिए कि स्पोर्ट्स है क्या। स्पोर्ट्स को सिर्फ ऐसे नहीं देख के सिर्फ खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, या सिर्फ मेडल के तरीके से, या सिर्फ ऐसे कि यार
मेडल आता है तो जॉब मिल जाती है। कहीं ना कहीं अपने आप की सोच को ऐसे लेके चले कि हमको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, हमको अपने लड़के को या लड़की को सपोर्ट करना है ताकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे और कुछ मेडल लेके आए, ताकि बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो वो चेंज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी, स्कूल कॉलेज सब जगह पे स्पोर्ट्स को लेके। नीरज, हमें 100 नीरज चोपड़ा पैदा करने हैं तो जी, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि 100 नहीं, यहाँ पे हज़ारों हो सकते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल हमारे पास यूथ है। उसको सही डायरेक्शन चाहिए बस, क्योंकि यूथ यही हमारे पास बहुत बड़ी पावर है कि इंडिया के पास यूथ इतना बड़ा है। तो अगर उस यूथ को सही डायरेक्शन मिलती है और सही से, जैसी जो मैंने इन चीज़ों के बारे में बात की, ये अगर अच्छे से हो पाती हैं, स्टेडियम्स हो पाते हैं, या कोई भी किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसके सेंटर हो पाते हैं, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और बहुत ही अर्ली आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर सही से सब कुछ हो गया तो हमारे पास बिल्कुल राइट टाइम है और यूथ भी बहुत पावरफुल है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बस वही है कि जिस तरीके से पेरेंट्स का और बच्चों का माइंडसेट है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बस वो डायरेक्शन सी करनी है। बाकी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनती है हमारे यहाँ के लोग और बच्चे, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। बस यही बोलना है, यही तुम्हारा ऐड? That's it. सही है यार। Now delivering in 10 minutes. अगले 10 साल अगर ओलंपिक्स जीतना ही है और उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना हो तो आपका प्लान क्या होगा नीरज जी? मेरा प्लान सबसे पहले तो यही होगा कि बच्चों को समझाया जाए कि स्पोर्ट्स है क्या, और उनको दिखाया जाए कैसे इंटरनेशनल एथलीट्स compete करते हैं, कैसा उनका माइंडसेट होता है, उनको दिखाया जाए उनको खेलते हुए, और हो सके तो वो एथलीट से मिलवाया जाए कि क्या माइंडसेट होता है। बच्चे क्वेश्चंस करें जो उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कोचेज राइट हो, प्रॉपर बच्चे का सही से कैरियर चुन सके, हाँ इस स्पोर्ट में बच्चा चल सकता है। और फिर उसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान्स हो, अच्छे से रिकवरी का पता हो, क्योंकि मेहनत तो करते हैं अपने आप पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाइट में कमी रह जाती है या रिकवरी में कमी रह जाती है, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक इसकी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत बड़ा रोल है डाइट का और रिकवरी का। तो ये चीज़ें हैं, एक सही डायरेक्शन मिले, अच्छे से कोचेज मिले, डाइट, रिकवरी, और बच्चों का माइंडसेट मुझे लगता है कि सब कुछ है। जब मैं वर्ल्ड जूनियर खेला था और तब वहाँ पे ओलंपिक के लिए मैं सोच रहा था कि क्वालिफाई कर दूं, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड हो गया था और वो थ्रो बहुत अच्छी थी। तो एकदम मेरा माइंडसेट भी खुला, क्योंकि मैंने वो थ्रो के बारे में सोचा नहीं था कि मैं इतनी थ्रो भी कर पाऊंगा। मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं यार वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के बीच में कम्पीट कर सकता हूँ और अभी मैं वहाँ पे भी जीत सकता हूँ। तो वो जो चेंज था, खुद पे बिलीव था, वो मैंने वहाँ पे देखा। और बस यही है कि अगर उसको सही डायरेक्शन से लेके चलते रहें तो 10 साल 12 साल बहुत होते हैं एक अपनी कंट्री को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाने के लिए। शुक्र है। और 10 साल काफी है आपने कहा, ये बिल्कुल, सुन अगर के हम तो अभी से इस चीज़ पे काम करें, और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास यूथ है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव चीज़ है। अभी ट्रैक एंड फील्ड देखने को बहुत मजा आता है। ऑडियंस मेंबर्स जब मिल बैठ के इंडिया के लिए चीयर करते हैं तब एथलीट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, जब इंडियन कंटिंजेंट बैठ के इंडिया के लिए चीयर कर रही हो। पर अगर ये इवेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो कुछ सजेशन है आपके पास? क्या इनोवेशन ला सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड में ताकि ये स्पोर्ट और भी इंटरेस्टिंग लगे? सबसे पहले तो जब कोई भी कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे कोशिश करो कि अगर लोग जितने भी हैं वो तो हैं ही, तो स्कूल के बच्चों को या जो स्टेडियम्स में एथलीट्स होते हैं उनको वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे देखना बच्चों को compete करते हुए। बच्चों के साथ साथ अगर उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड है तो वो भी आएँ। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा उतना ही और अच्छे से और टीवी पे दिखाया जाए। जैसे हम बाहर compete करते हैं तो लोग, मतलब इंटरेस्ट तो ऐसा है कि इंटरेस्ट तो है ऑलरेडी, क्योंकि 2-2 बजे तक रात को जाग के लोग देखते हैं जब हम खेलते हैं।
बस प्रॉब्लम ये है कि दिखाया नहीं जाता हमको टीवी पे। तो वो चेंज आना चाहिए कि टीवी पे दिखाए जाए, जब हम खेलें लोग देख पाएं, इंडिया में ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो ताकि ग्लोबल एथलीट के बीच में हम compete करें, उनके बीच में हम जीतें और हमारे देश के लोग वो देख पाएं कि देखो इंडियन एथलीट compete कर रहे हैं और जीत रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो माइंड सेट चेंज होगा लोगों का एथलेटिक्स को लेके, तो वो सबसे बड़ा चेंज होगा और वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। और कुछ ना कुछ जैसे बाहर हम यूरोप में होते हैं, डायमंड लीग्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। वो कभी स्ट्रीट के बीच में करवा देते हैं कुछ इवेंट, वो रेलवे स्टेशन में बीच में कुछ ना कुछ करवा देते हैं ताकि जो लोग आ जा रहे हैं वो भी देखें। और मार्केट में, मॉल के अंदर, तो ऐसे स्पोर्ट्स को वो ऐसे करवाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज़्यादा पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए। तो वो अगर इंडिया में हो पाए, क्योंकि हमारे पास भी जगह तो है, काफ़ी बड़ी बड़ी मॉल भी हैं, तो ये चेंजेस अगर आ पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। नीरज चोपड़ा, आप बहुत सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हो जी। आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड पार्टनरशिप सफलता के लिए की है? आप क्या देखना पसंद करते हैं जब किसी पार्टनरशिप के लिए आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ, जिन ब्रांड्स के साथ मैं हूँ, शायद से सभी का तो नहीं बता पाऊंगा। जैसे अंडर आर्मर के साथ हूँ तो स्पोर्ट्स के बारे में वो करते हैं। अगर मैं कल को स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सोचता हूँ, कुछ इवेंट आता है, तो बिल्कुल अंडर आर्मर आएगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हाल में एक स्टेज है, स्टेज ब्रांड, वो अपनी बोलियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो भी बच्चे ऐसे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, शायद उनको ऐसा लगता है कि शायद हम बोल नहीं पाते दूसरों की तरह। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो लोग मानते हैं कि शायद से थोड़ी रूड लैंग्वेज है और रूड बोली है। तो वो चीज़ जैसे स्टेज के साथ जुड़ा, मैं यही था मेरा कि कॉन्फिडेंस से जाओ, जहाँ पे भी जाओ, जो बोली आपको आती है वो बोलो, अच्छे तरीके से बोलो, अगले को बुरा नहीं लगना चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस से जरूर बोलो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो इस ब्रांड के साथ ऐसे आए। तो जो भी ब्रांड के साथ मैं जा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स में या अपनी कंट्री को आगे लेके जाने में वो बढ़ रही है, मतलब वो बढ़ावा दे रही है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ गया हूँ, तो किस तरीके से मैं बता सकता हूँ एथलीट्स को या नॉर्मल लोगों को कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, सही न्यूट्रिशन सही टाइम पे। तो यही कोशिश है कि जिस ब्रांड के साथ भी काम करे वो सिलेक्टिव हो। टीम बहुत अच्छी है, टीम अच्छे से सेलेक्ट करके लेके आती है, उनके साथ मैं बातें करता हूँ, तो ऐसे वो है जो सिलेक्ट करते हैं ब्रांड को। तो कोशिश तो यही है कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है, अगर कुछ इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में आता है या कुछ भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट मेरे थ्रू होता है, तो ये सभी ब्रांड्स वहाँ पे होंगे हेल्प करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी जो एथलीट्स जो फ्यूचर में मेडल जीत सकते हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं ये सभी ब्रांड्स। तो बहुत अच्छा लगता है। नीरज, आपका जैवलिन थ्रो तो सभी ने देखा है, पर आपका एक्टिंग भी आजकल नजर आने लगा है। क्या ये हिडन टैलेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक्टिंग वगैरह की टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, शायद क्रेडिट का ऐड था जो सभी ने बोला, काफ़ी बार सभी वही ऐड लेके आते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसमें। पर पर्सनली मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में कैमरा के सामने ऐसे एक्टिंग करना, या फिर क्योंकि पहली बात तो अगर वैसे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें डायलॉग्स थे, अलग अलग लुक्स थी और एक्सप्रेशन थे, तो वो एथलीट होने के नाते मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। पर फिर भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है, थोड़ा टाइम लगा, 30 मिनट से 1 घंटा लगा मुझे थोड़ा कैमरा के सामने थोड़ा सेट होने में, लेकिन माइंड में वही था कि नहीं यार, कोई काम कर रहे हो तो दिल से करो, अच्छा ही होगा वो जैसा भी। अगर हम कर ही रहे हैं, अगर मैं पूरा टाइम ये ऐसे निकाल दूं कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, वो कॉन्फिडेंस ना आ पाए, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। तो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं, अगर कर ही रहा हूँ तो इसको दिल से करूँ और पूरा अपना 100% कोशिश तो करूँ। तो वो मैंने कोशिश की और अच्छा ही आया वो। हमें तो बहुत मज़ा आया आपको उस अवतार में देखकर। ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश देना पसंद करेंगे आप, नीरज जी? बस मैं वही एक ही संदेश दूंगा कि आप जिस तरीके से आप जो विजन लेके चले हैं, ड्रीम लेके चले हैं, उसको हमेशा जिंदा रखें, अपने पैशन को जिंदा रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें। पता है स्पोर्ट्स में बहुत सारी इंजरीज हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर भी
उस इंजरी को किस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाने में यूज कर सकते हो, क्योंकि इंजरी जिस भी वजह से आती है और जब इंजरी को हम ठीक करते हैं उस टाइम हमको बहुत सारा समय मिलता है अब उसके बारे में सोचने में कि क्यों हुई, कैसे हुई। तो बस उस चीज़ को वीकनेस नहीं, उस चीज़ को किस तरीके से अपने आप के कॉन्फिडेंस के बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ करें। तो बस वही कहना चाहूँगा कि मेहनत तो हम करते हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग रहे, अपने आप को डीपली फील करें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर अपने आप को वहाँ पे प्रेशर के बीच में उस चीज़ को लेके आए, क्योंकि सबसे मेन तो वही होता है, चैलेंज वहीं पे आता है कि जब बहुत बड़े स्टेज पे हम होते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने आप को इतना डीपली फील करें कि आप जब कंपटीशन में हो तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मुझे करना ही है और ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो जब तक लास्ट टाइम ना आए आप उस बिलीव को बनाए रखें। तो बस जो भी काम करें पूरे 100% मन के साथ, दिल के साथ, खुद पे बिलीव रख के, पेशेंस रख के लगे रहें। और मैं तो हमेशा, जैसे कि मैंने अभी बोला था, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास यूथ की पावर है, तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कैसी चल रही है और उस ओलंपिक्स से क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, टोक्यो में था तो शायद से वो प्रेशर नहीं था, या कहीं ना कहीं फर्स्ट ओलंपिक्स था तो इतना ध्यान नहीं था लोगों का, लेकिन अभी सेकंड टाइम खेलूंगा तो प्रेशर भी होगा, लोगों की उम्मीदें होंगी, मेरी खुद से उम्मीदें होंगी, तो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मान लो, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें, बहुत लोग देखने वाले हैं, तो वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है, कैसे फिजिकली और मेंटली खुद को वहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए जितनी मेहनत हो सकेगी वो करूँगा। और मुझे पता है कि ये मेरे करियर के सबसे मेन साल रहेंगे, ये कुछ आने वाले साल है जो, तो वो मैं बहुत ही अच्छे से जितने अच्छे से तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, अच्छी मेहनत कर सकता हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ, और अपनी टीम के साथ वो चीज़ करेंगे, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे किस तरीके से बाकी एथलीट्स को भी साथ में लेके चल सकते हैं कि हमको वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा करना है, तो वो भी चेंज लेके आएंगे। वी विल बी चीयरिंग फॉर यू नीरज चोपड़ा। आपको कैसा लगा लीडर्स इवेंट आके स्टेज लेके बिल्कुल, लोगों मुझे से बहुत ही अच्छा interact लगा। करते हैं? बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक थे, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें थी, लेकिन सीरियस लोग भी थे, वो सुन रहे थे, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ सकते हैं जो लोग आज यहाँ पे थे। बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने बोले अगर उन पे काम होगा तो बिल्कुल इंडियन स्पोर्ट और इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। नीरज चोपड़ा, we'll be cheering for you always. Thank you so much हमारे साथ समय बिताने के लिए, and Thank look you. forward to see you soon in RCB podcast. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। होपफुली जो बातें आज अपनी हुई हैं वो आगे आने वाले टाइम पे सच हो, और जो इम्पैक्ट मुझे लगता है वो गिर सकता है ये सब कुछ चेंज आने से, वो चेंज आए और वो इम्पैक्ट हम देख पाएं। Big Basket Now presents the RCB podcast.